तो ये बताओ तुम्हारा रिसर्च टॉपिक क्या है और उसमें क्या तुमने रिसर्च की, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। डॉक्टर भाटी यहाँ आइए। हेलो, मेरा जो है वो रिसर्च के टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। कि हमारे यहाँ जो है वो हम सब जानते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हमारे जो है वो रेन फॉरेस्ट हैं उन सब में जो है वो बायोडाइवर्सिटी हमारे हॉटस्पॉट प्रेजेंट होते हैं। इंडिया तो है ही वो। हाँ, इंडिया में जो है वो हमारे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो प्रेजेंट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वेस्टर्न घाट की तरफ हैं और हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो पड़ता है। कुछ पार्ट अगर हम यहाँ पे इसमें देखें तो वो हिमालयन रेंज में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होती है। तो इसमें जो है वो हम लोग की जो रिसर्च है वो प्लांट फॉसिल बेस्ड रिसर्च है कि हम प्लांट फॉसिल के बेसिस पे जो है वो हम बताते हैं कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को नर्चर करते हैं, क्योंकि इन्हीं के शेल्टर में, इन्हीं के अम्ब्रेला में जो है वो जितने भी प्लांट्स हैं, स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स हैं, वो सब हमें जो है वो सर्वाइव करते हैं। इनके थ्रू ही जो है वो हमें जितने भी खाने पीने के जो भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी रेंज हैं, क्योंकि प्लांट हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, तो सब कुछ हमें जो भी मिलता है वो इनसे ही मिलता है। तो इसलिए अभी क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितने एक चरम सीमा पे अपने हैं, ग्लोबल जो है वो मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, मास एक्सटेंशन तो अगर हम कहें तो 6th मास एक्सटेंशन ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, उनकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज़ ऑलरेडी जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं और कुछ जो है वो एक्सटेंट होने की कगार पर हैं। तो अब हमारे पास जो है वो यही सोल्यूशन है कि हम जो है वो इनको कैसे बचाएं, क्योंकि जब तक ये नहीं बचेंगे तब तक जो है वो हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। और ह्यूमन सबसे बड़ा एक जो है वो कारण है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे बड़ा कारण है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मानव करता है। हाँ, जो मैन मेड है उन सबको जो है वो हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। तो ये जितने भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, इन सबसे बड़ा कारण अगर हम कहें कि एक्सटेंशन का या ग्लोबल वार्मिंग का या जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होता है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इनको हम कैसे डील कर सकते हैं आने वाले अपने फ्यूचर में, कि हम कैसे ये बताएंगे कि क्या हमारे फ्यूचर जो वार्मिंग फेज़ हमारे पास आ रहा है उसमें हमारे प्लांट्स या एनिमल सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वो एक्सटेंड हो जाएंगे, या अगर हम उनको कोई चांस हमारे पास है उनको जो है वो बचाने का, तो हम उनसे कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में हमारे पास जो है वो कौन कौन से चेंजेस हुए थे, और वो चेंजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं फॉसिल्स में। फॉसिल जो है वो हमारा एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, अगर हम कहें कि नॉलेजेबल सोर्स है जो हमें पास्ट के बारे में बताता है। फॉसिल जो है हमारे प्लांट के फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स फॉसिल होते हैं, और आप और हम भी फॉसिल बनेंगे आगे जाकर, ध्यान रखना। हाँ, जैसे कि भैया भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फॉसिल से हम जो है वो इनकी स्टडीज़ करते हैं। तो बेसिकली मेरा काम जो है वो प्लांट फॉसिल पे है। तो अब मैंने जो है वो अपनी रिसर्च थीसिस में 33 मिलियन ईयर्स से लेकर 27 मिलियन ईयर्स तक हमारे पास डेटा है। इसको जो है वो हम लोग साइंटिफिक टर्म में ओलिगोसीन कहते हैं। तो इस टाइम पे जो है क्या हमारे पास जो है वो चेंजेस थे, कैसे चेंजेस हुए प्लांट्स में, क्या वो सर्वाइव किए कि नहीं किए, उस टाइम पे आप सबको जो है वो जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे पास उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो कंसनट्रेशन 800 जो है वो ppm था। अभी जो है वो हमारे पास 400 है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही था। टेम्परेचर भी अगर हम कहें तो जो अब टेम्परेचर है उससे जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर था। मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास जो है अभी जितना भी टेम्परेचर हमारे पास चल रहा है, एवरेज अगर हम ले तो 27-30 डिग्री सेल्सियस हम ले सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। 10 डिग्री सेल्सियस भी बहुत होता है। अगर हमारे पास जो है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस या 0.2 डिग्री सेल्सियस भी हमारा टेम्परेचर जो है वो ऑन एवरेज चेंज होगा, तो समझ लीजिए कि बहुत सारे उस ड्यूरेशन पे जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स या हम खुद जो है बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट हो चुकी होगी। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उसके बाद 800 जो है वो ppm कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ये जो एस्टिमेट्स हैं ये आने वाले जो है वो फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं कि ये जो है वो फ्यूचर में हमारे पास ये कंडीशंस आने वाली हैं। तो ये कंडीशंस हमारे पास जो है वो पहले भी थी, तो उस टाइम पे भी प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे थे। वो
वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे, और आपको जो है वो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो उसको जान के। ज़ेरोफाइट बोल सकते हैं? नहीं, उस टाइम पे मैं यही बताने वाली थी कि उस टाइम पे भी जो है अगर हम कहें तो एविडेंस हमको क्या शो करते हैं कि वहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो कर रहे थे। मींस इतने हाई टेम्परेचर में, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी जो है वो हमारे पास वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो बिल्कुल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये अनबिलीवेबल बात हो गई। यस डेफिनेटली। ये जो है वो इंडिया उस टाइम पे जो है अपनी प्रेजेंट जो अभी उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन पे है, वो उस टाइम पे वो उस वहाँ पे नहीं था। मतलब बैक 33 मिलियन ईयर्स टाइम पे इंडिया अगर हम कहें तो वो जो है वो लोकेटेड था 10 to 12 डिग्री नॉर्थ पे था। नॉर्थ पे, हाँ हाँ। अब जो है अगर मैं पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ जहाँ से फॉसिल कलेक्शन हुआ है, वो जो है वो 27 डिग्री नॉर्थ पे है। और 33 मिलियन ईयर्स पे वो जो है वो 10 से 12 डिग्री नॉर्थ पे था। मतलब बहुत क्लोज था ट्रॉपिक्स के। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा था, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए, और आप जल्दी से अपना पब्लिश कराओ। हाँ जी और बिल्कुल। दोस्तों, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बॉटनी से संबंधित, तो आप ये एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं, इनसे आप ज्ञान ले सकते हैं और दिशा निर्देश इनसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।